नमस्ते। कभी सोचा है कि हम नई चीजें सीखते कैसे हैं, या एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके इस पूरी दुनिया को समझना कैसे शुरू करता है। आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं और मिलकर जानेंगे कि सीखने और सिखाने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो हमारे इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है, वो अपने आसपास की इस इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया को आखिर समझना कैसे शुरू करता है। असल में आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के आसपास घूमने वाली है। अब इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की दुनिया में। तो चलिए मन और व्यवहार की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। तो साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर आज हम जिस पर फोकस कर रहे हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, या कहिए शिक्षा मनोविज्ञान। अब ये है क्या? ये मनोविज्ञान का वो हिस्सा है जो तीन खास चीजों को देखता है। पहला, कौन सीख रहा है यानी हमारा लर्नर। दूसरा, वो सीख कैसे रहा है यानी लर्निंग का प्रोसेस क्या है। और तीसरा, वो किस माहौल में सीख रहा है। आप कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजी और एजुकेशन के बीच एक पुल का काम करता है। और ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि साइकोलॉजी की परिभाषा हमेशा से ऐसी नहीं थी। सोचिए, 16वीं सदी में लोग इसे आत्मा का विज्ञान मानते थे। फिर 17वीं सदी आते आते ये मन का विज्ञान बन गया। उसके बाद 19वीं सदी में इसे चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विज्ञान कहा गया। और फिर फाइनली 20वीं सदी में जाकर ये बन गया व्यवहार का विज्ञान। यानी अब फोकस उन चीजों पर था जिन्हें हम सच में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मनोविज्ञान के सफर में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक इंसान की अपनी ग्रोथ की जर्नी, उसका विकास का सफर कैसा होता है। देखिए, इंसान के विकास को समझने के लिए इसे मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आती है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र। ये हमारी पूरी जिंदगी की नींव है। फिर आता है बाल्यावस्था, 6 से 12 साल तक का समय, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक दौर होता है। और फिर आती है किशोरावस्था, 12 से 19 साल की उम्र, वो दौर जब शायद सबसे ज्यादा बदलाव होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। और किशोरावस्था की इसी उथल पुथल को लेकर एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जी स्टैनली हॉल। उन्होंने क्या खूब कहा था कि ये जो उम्र है ना, ये बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष का दौर है। और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, है ना। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि हम बड़े कैसे होते हैं, हमारी ग्रोथ कैसे होती है। पर एक और बड़ा सवाल है, हम सीखते कैसे हैं। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। अब देखिए, सीखने को लेकर ना दो बहुत बड़े नजरिए हैं। पहला है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। ये कहता है कि हम जो भी सीखते हैं वो अपने माहौल से सीखते हैं। जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसी पर रिएक्ट करते हैं। और दूसरा है संज्ञानवाद या कॉग्निटिविज्म। ये थोड़ा अलग है। ये कहता है कि सीखने का सारा खेल दिमाग के अंदर चलता है। ये हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह देखता है जो जानकारी को प्रोसेस करता है। अब व्यवहारवाद को समझने के लिए पावलोव का वो कुत्तों वाला मशहूर एक्सपेरिमेंट याद करते हैं। देखिए, पहले क्या था, कुत्ते के सामने खाना रखो तो लार आती थी, घंटी बजाओ तो कुछ नहीं होता था। फिर पावलोव ने क्या किया कि वो बार बार घंटी बजा के खाना देने लगे। और फिर आया असली जादू। कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। मतलब उसके दिमाग ने घंटी और खाने को एक साथ जोड़ना सीख लिया था। सीखने का एक और मजेदार सिद्धांत दिया बीएफ स्किनर ने। उनका फंडा बड़ा सीधा था, हम नतीजों से सीखते हैं। मतलब अगर कोई काम करने पर इनाम मिले तो हम उसे और करेंगे, उस व्यवहार को दोहराएंगे। और अगर सजा मिले तो उससे बचेंगे। कितना सिंपल है, पर कितना पावरफुल है ये आइडिया। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया कि हम सीखते कैसे हैं। पर एक और सवाल है, हम सीखते ही क्यों हैं? मतलब वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो हमें कुछ नया जानने के लिए मजबूर करती है। आइए अब इसे समझते हैं। और इसका जवाब एक शब्द में है, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ये आप कह सकते हैं वो अंदर की आग है जो हमें किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाती है। स्किनर ने तो इसे सीखने का सुपर हाईवे तक कह दिया था। मतलब बिना मोटिवेशन के लर्निंग की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अब मोटिवेशन काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स का मॉडल बहुत कमाल का है। वो कहते हैं कि हमारी ज़रूरतें एक पिरामिड की तरह होती हैं। सबसे नीचे सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, खाना, पानी, घर। सोचिए, अगर किसी का पेट खाली हो तो वो नई चीज़ें सीखने पर कैसे ध्यान देगा। जब ये पूरी हो जाती हैं तब आती है सुरक्षा की ज़रूरत।
फिर प्यार और अपनेपन की, उसके बाद सम्मान की, और जब ये सारी सीढ़ियां कोई चढ़ लेता है तब जाकर वो सबसे ऊपर पहुंचता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी काबिलियत को हासिल करना। तो अब तक हमने विकास को समझा, सीखने के तरीकों को देखा और मोटिवेशन के पीछे की वजह भी जान ली। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली क्लासरूम में इन सब का क्या मतलब है। तो सवाल ये है कि इन सब थ्योरीज का फायदा क्या है। देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर के लिए किसी टूल बॉक्स से कम नहीं है। इसकी मदद से वो बच्चों के बिहेवियर को बेहतर समझ सकते हैं, पढ़ाने के सही तरीके चुन सकते हैं, एक अच्छा करिकुलम बना सकते हैं और क्लास में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल मदद है। तो कुल मिला के बात यह है कि हर लर्नर का, हर सीखने वाले का अपना एक सफ़र होता है, और अगर हम उस सफ़र को समझ जाएं तो हम उनकी असली क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं, उन्हें उनका बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां टेक्नोलॉजी और एआई एजुकेशन को पूरी तरह से बदल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इंसान के सीखने के ये बुनियादी सिद्धांत उतने ही ज़रूरी रहेंगे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।